कॉमन में इधर बना रही हूँ। उस बैसाखी के दिन जो लोग इस बाग में शहीद हुए थे, वे न सिख थे, न हिंदू थे, न मुसलमान। उस बैसाखी खून से लथपथ हुआ था पूरा हिंदुस्तान। वो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 इतवार की एक सुबह की। पंजाब की धरती पर आने वाले सबसे खूबसूरत दिन की सुबह, जब सारा पंजाब बैसाखी की खुशियां मना रहा था। न जाने कितने लोग हरिमंदिर साहब के दर्शन पर और खालसा का स्थापना का दिवस मनाने आए हुए थे। अमृतसर की गली बाजारों में चहल पहल थी। ठीक उसी दिन कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में शाम 4:30 बजे एक सभा करने का निर्णय लिया था। उनका इरादा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर केजरी की रिहाई और काले कानून की वापसी की मांग करने का था। बैसाखी की खुशियों के बीच जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, एक छोटा सा बच्चा दिन का कनस्तर बजाते हुए शहर के कुछ इलाकों में लोगों को यह संदेश देते हुए निकला। जैसे ही इस बच्चे की बुराई को बैसाखी मनाते हुए लोगों ने सुना, तो सोचा कि जुल्म का विरोध करना तो कोई जुल्म नहीं है। दीदी, बाद में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? आप चलो, हम मत देखें बस। इसमें कोई कानून लगाया सरकार ने? हाँ, सुना तो मैंने भी। शाम को बाद में पता चल जाएगा। वैसे पची, आप आ रहे हो ना? आओ, जैसे कि लेके पहुंच जाऊंगी 4:30 बजे। वैसे भी जलियांवाला बाग में तो लोग पहले से ही आपस में खुशियां बांट रहे थे, आराम कर रहे थे। मगर उन मासूम लोगों को यह मालूम नहीं था कि जनरल डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया है। प्रभात फेरियां निकालने और सभाएं करने पर प्रतिबंध लग चुका है, क्योंकि सरकार ने मार्शल लॉ लगाने की कोई मुनादी ही नहीं कराई थी। लगभग दोपहर 12:30 बजे के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली। साहब, सुना है कोई सभा होने वाली है। साहब, बाग में, जलियांवाला बाग में। सुना तो था, यही 4:30 के करीब। जनरल डायर, ये वही नाम था जो आगे जाकर अंग्रेज हुकूमत के जुल्म और सितम का सबसे काला अध्याय बनने वाला था। वो अंग्रेज हुकूमत जिसने भारत में इंसाफ के हक में उठने वाली हर आवाज को हर तरह से कुचलने की कोशिश की थी, फिर चाहे वो आवाज गर्जना में उठी हो या शांति में। 1770 में सन्यासियों और फकीरों ने संघर्ष किया, तो सन 1857 में पूरे देश ने एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका निभाई। इस संग्राम की हुंकार को अंग्रेजों ने दबा जरूर दिया था, लेकिन हुंकार जब तक जिंदा हो, वो मुंह पर रखी गई हथेली में से ही फूट फूट कर निकलती रहती है। कभी
क्रांतिकारियों ने आजादी का बीड़ा उठाया तो कभी कांग्रेस के गरम दल ने। एक तरफ गदर पार्टी ने विदेशों में आजादी का संग्राम छेड़ दिया था, तो पंजाब में भी वो देश की आजादी के लिए सक्रिय थे। सन 1915 में रास बिहारी बोस ने पंजाब आकर लाहौर, फिरोजपुर, अमृतसर, ननकाना साहिब और तरन तारण में अपने दूतों के जरिए अंग्रेजी सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों से सशस्त्र क्रांति के लिए संपर्क किया। मगर किसी तरह यह योजना अंग्रेजों को पता लग गई और कई क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 के दिन 19 वर्ष के बालक करतार सिंह सराभा को अंग्रेजों ने लाहौर की जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया। सन 1918 में सैन फ्रांसिस्को में गदर दल के सदस्यों पर मुकदमे चलाकर सजाएं दी गई। यह पहले विश्व युद्ध का समय था और अंग्रेजों ने अपने हित से इस युद्ध में भारत को भी छोड़ दिया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत की संपदा, युद्ध सामग्री और सैनिकों का जमकर इस्तेमाल किया और बदले में भारत को क्या मिला? एक काला कानून, रोलेट एक्ट। आम हिंदुस्तानी की जबान में इस एक्ट को न फकीर, न दलील, न अपील के नाम से जाना जाता था। इस एक्ट के पास होने के बाद पुलिस चाहे जिसकी तलाशी ले सकती थी। बिना कारण किसी को भी 2 साल की सजा दी जा सकती थी। इसके इस्तेमाल से भारतीय अखबारों की कलम तोड़ दी गई। फिर भारत ने इस काले कानून का जवाब दिया सत्याग्रह से। देश भर में इसके विरोध में सभाएं और आंदोलन होने लगे। फिर 30 मार्च 1919 के दिन दिल्ली में 60 निहत्थे लोगों को सरकारी गोलियों से भून दिया गया। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इसी कानून के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। तभी अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की जनता ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी रिहाई के लिए आवेदन तक दिए, लेकिन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके इरादे कुछ और ही थे। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का त्योहार अमृतसर में शांतिपूर्वक बीता था। फिर भी अंग्रेजों ने उस दिन महात्मा गांधी के वहां आने पर रोक लगा दी और उन्हें बलवल पर ही गिरफ्तार कर लिया। आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। You are under arrest। इसके विरोध में पंजाब में कई जगहों पर सभाएं हुई, लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम था कि उनकी इस अहिंसात्मक प्रतिरोध का जवाब अंग्रेज किस बर्बरता से देंगे। माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को सेना की टुकड़ियों के साथ जालंधर से बुलवा लिया। जनरल, रिपोर्ट से immediately with the troops। तुम्हारी यहाँ जरूरत है। इन हिंदुस्तानियों को काबू में लाना पड़ेगा। जब जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने आए हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सुन रहे थे, एक हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजरा। दरअसल अंग्रेज हवाई जहाज से बाग का मुआयना कर रहे थे। इस घटना से वहां मौजूद लोगों में बेचैनी बढ़ गई। उनके नेता ने उन्हें न घबराने की सलाह दी।
दूर से उस संकरी गली से कुछ आवाजें आनी शुरू हुई। कुछ बख्तरबंद गाड़ियां गली के बाहर आ रही थी। जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ बाग में आ चुका था। लोगों में कुछ हलचल सी हुई, मगर हंसराज ने उन्हें डरने से मना किया। डरने की कोई बात नहीं है, हम शांति से बात करेंगे। शांति से बात करते हुए लोगों से किसी खतरा हो सकता था। लोग कुछ सोचते, उससे पहले जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा था। औरतें अपने बच्चों को देख के टेंशन में कांपती जा रही थी। आदमी अपने परिवारों को अपनी बाहों में समेटे चीखों के समंदर में डूबे जा रहे थे। और बच्चों को तो मालूम भी नहीं था कि उनके मासूम से खिलखिलाते चेहरे कुछ देर बाद एक गहरी और ठंडी खामोशी में गुम हो जाने वाले थे। न कोई चेतावनी, न बाग खाली करने की घोषणा, न सभा बंद करने का हुक्म, सीधे एक हुक्म जारी हुआ। गोलियां बंदूकों की नलियों से लोग बेतहाशा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे, लेकिन न अंग्रेज हुकूमत और न डायर की आंखों में कोई जो गोलियां उन बेगुनाहों के जिस्मों को चीरती हुई दीवारों में धंस गई थी, वो आज भी यहाँ की दीवारों में दफन है। गोलियां चलती रही। अंग्रेजों की गोलियों से जान बचाते हुए उन लोगों के लिए उस दिन एक उम्मीद थी, बाग में मौजूद कुआं। लोग बचते बचाते उस कुएं में गिरने लगे, तो कुछ लोगों ने गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में कूदना शुरू किया। एक के बाद एक लोग उस कुएं में कूदते चले गए। धीरे धीरे करके वो कुआं जिंदा और मुर्दा लोगों से भरता चल गया। कुआं इंसान की प्यास बुझाता है, लेकिन उस दिन इस कुएं ने शैतान की प्यास बुझाई थी। ये कुआं इस ऐतिहासिक मैदान के बीच में गूंजता हुआ एक काला धब्बा है, जिसमें आज भी उन मासूमों की चीखें गूंज रही हैं। उस दिन जलियांवाला बाग में खूनी जनरल डायर की प्यासी बंदूकें गोलियां खत्म होने तक चलती रही और हिंदुस्तानी शहीद होते रहे। उसे तो यह अफसोस हो रहा था कि गली संकरी होने के कारण वह अपनी मशीन गन वहां तक नहीं ला पाया था। जलियांवाला बाग के इस नरसंहार में उस दिन डायर ने अपने 90 सैनिकों के साथ 10 मिनट में 1650 गोलियां दागी थी, जिससे 1000 से ऊपर भारतीय शहीद हुए और 1500 से अधिक घायल। उन दरिंदों ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। उस दिन 15 बच्चों का गोलियों से कत्ल हुआ था। उन बच्चों में से एक बच्चे की उम्र सिर्फ 6 महीने थी। उस दिन मरने वालों में एक बच्चा ऐसा भी था जिसकी उम्र कोई 10 साल रही होगी। उस मरे हुए बच्चे की लाश की गोद में एक लाश और थी, एक 3 साल के बच्चे की लाश।
ऐसे ही न जाने कितने घायल लोग अपनों की लाशों के पास लाशों की तरह बैठे हुए थे। बाग में मौजूद एक लाश के पास एक औरत बैठी थी, जो अपने पति की लाश पर विलाप कर रही थी। उस औरत का नाम था रतन देवी। कुत्तों को भगाने के लिए मैंने एक छड़ी खोज ली। वहां दर्द में छटपटाते 3 और लोगों को भी देखा। साथ ही करीब 12 साल के एक बच्चे को देखा, जिसने कराहते हुए विनती की कि मैं वहां से ना जाऊं। मैंने पूछा कि क्या मैं उसे कुछ उड़ा दूं, लेकिन उसे तो केवल पानी चाहिए था। उस जगह मैं पानी कहाँ से लाती? अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। वहां मृतकों के ढेर लगे पड़े थे। उनमें से बहुत से छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल सकती। मृतकों के उस एकाकी जंगल में पूरी रात मैंने अकेले ही बिताई। हर घंटे घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह 6 बजे मेरे गले से कुछ लोग चारपाई लाए और मैं अपने पति का शरीर घर ले जा सकी। उस रात मैंने जो अनुभव किया, वो केवल मुझे और मेरे भगवान को ही पता है। वहां मौजूद मृत शरीरों की और उन पर विलाप कर रहे उनके प्रियजनों की खबर लेने के लिए वहां कोई नहीं था। घायलों का इलाज करने के लिए कोई नहीं था। उन्हें पानी तक पिलाने के लिए कोई नहीं था। आप सोचिए हर उस दर्दनाक माहौल के बारे में जो अगले 24 घंटे तक ऐसा का ऐसा ही रहा। वो दर्द और वो खामोशी जो उस दिन जलियांवाला बाग में पैदा हुई थी, वो खामोशी हिंदुस्तान के सीने में आज तक गूंज रही है। उस वक्त मार्शल लॉ के काले बादलों ने पंजाब को घेर रखा था। अमृतसर में एक तरफ शहीदों के परिवार रुदन में डूबे थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज कह लगा रहे थे, क्लबों में नाच रहे थे, जश्न मना रहे थे। वो रोज मार्शल लॉ का इस्तेमाल करके न जाने कितनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल के यातनाएं देते रहे। इस नरसंहार का दोनों टायरों पर कोई असर नहीं हुआ। कई दिनों दोनों अमृतसर के लोगों को अपने जुल्म से दबाते रहे। उनका जुल्म इस हद तक था कि जो भी हिंदुस्तानी उस गली से गुजरता था, उसे घुटनों और हाथों पर लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। सारा पंजाब इस अंग्रेजी आतंक का सामना कर रहा था। जब 14 अप्रैल को अमृतसर से 87 किलोमीटर दूर गुजरानवाला में कुछ भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर हवाई जहाज से बम बरसाए गए। न जाने कितने मारे। दुनिया की सभ्यता का झंडा उठाने वाली अंग्रेज हुकूमत का असली चेहरा ये था। पंजाब से कोई खबर बाहर नहीं जा रही थी, लेकिन हुंकार जब तक जिंदा हो, वो मुंह पर रखी गई हथेली से भी फूट फूट कर निकलती रहती है। धीरे धीरे जब इस नरसंहार की खबरें देश में फैली, तो पूरा हिंदुस्तान विरोध में उठ खड़ा हुआ। रॉयल एक्ट के खिलाफ देश भर में आंदोलन तेज हो गया। यहाँ देश में प्रदर्शन और धरने हो रहे थे, तो
बैठकर अंग्रेज डायर का गुणगान कर रहे थे। उनका ख्याल था कि इन गोलियों की आवाज में भारत का राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का संग्राम दब जाएगा। एक अंग्रेजी कवि रुडयार्ड किपलिंग ने डायर को शाबाशी ही नहीं दी, बल्कि उसके लिए एक राहत कोष तक खोल दिया। अंग्रेजी अखबार डायर को साम्राज्य का बहादुर रक्षक बता रहे थे। भारतीयों ने इस बेशर्मी का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस नरसंहार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का पद वापस कर दिया। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक बीजी हॉर्निमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश के कवियों के लिए अपनी कविताओं में अपना विरोध दर्ज किया। नहीं रंग आसमां का, हम तुझको फूंक देंगे, डायर तो है कहाँ का। आह का दुआ है, नहीं रंग आसमां का, हम तुझको फूंक देंगे, डायर तो है कहाँ का। वफा साले, तो बुर्ज पार साले, बाकी न नाम रखा जानिया मेरा। वो यार ये जेड़ा फर्स्ट सुनाई जाती है। ना जा, करके तूने डायर कर पाया, को सिद्ध क्या है। इन तरानों में देश का दुख था, देशभक्ति थी और ये अंग्रेजों को एक चेतावनी भी थी कि तुम कब तक जुल्म करोगे। यह देश हमारा है और हम इसे आजाद करा के रहेंगे। फिर भी जब देश में हो रहे विरोध रुके नहीं, तो उनसे बचने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने हंटर कमेटी बनाई। उस कमेटी की सच्चाई सामने लाने के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अपनी इंक्वायरी कमेटी बनाई। पंजाब के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन भी अमृतसर में किया। इस अधिवेशन में अंग्रेजों की नृशंसता की जमकर आलोचना की गई। इस घटना के बाद हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधाराएं और अधिक प्रबल हो गई। जलियांवाला बाग के इस नरसंहार के बाद वहां हुई क्रूरताओं को जब अपने गांव से जाकर एक बालक ने देखा, तो उस बालक में देश प्रेम और आजादी के लिए जो अलख जगा, उसने उस बालक को भगत सिंह बना दिया। 13 अप्रैल 1919 को हुए इस नरसंहार का बदला 21 साल बाद पंजाब के बेटे शहीद आजम सरदार उधम सिंह की बंदूक ने लिया। वो गदर पार्टी की विचारधारा से प्रभावित थे। लंदन के केस्टन हॉल में 13 मार्च 1940 के दिन चली वो 6 गोलियां माइकल ओडायर के जिस्म में गई। वही माइकल ओडायर जिसने जनरल डायर को जलियांवाला बाग में कत्लेआम करने के लिए भेजा था। उसे गोली मारने के बाद उधम सिंह वहां से भागे थे। उन्होंने बड़ी शांति के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया और रही बात माइकल ओडायर की, तो वो इसी के लायक था। उसे मेरे हाथों मरना ही था। 21 साल से मुझे उसकी चलाई गोलियों की गूंज ने सोने नहीं दिया है और अब जाकर वो शांति है। अब मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। अपने मुकदमे के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायल करते हुए उन्होंने अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था। मेरे पे कत्ल का इल्जाम है, पता है मुझे अपने किए पर गर्व है, क्योंकि मैंने वो अपने मुल्क की आजादी के लिए किया है। क्या ये अदालत मुझे बताएगी
शीशा जलियांवाला बाग में जनरल डायर की मुनाई हुई वो खूनी पैसा ही कत्लेआम नहीं थी। अंग्रेजों ने उन्हें लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी पर लटकाया था। आज भी ये देश उस शहीद सिख को सलाम करता है। शहीद, तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। शहीद, तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह कि तुम जहां शहीद हो। खिलेंगे फूल उस जगह कि तुम जहां शहीद हो। शहीद, तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। ये जो इतिहास आप सबने सुना, ये इतिहास उस क्रूरता का इतिहास है जिसे हमारे देशवासियों ने झेला था। ये इतिहास है जलियांवाला बाग में हुई उस शहादत का जिसने राष्ट्रवाद की एक नई लहर को जगाया था और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे देशवासियों का मनोबल दृढ़ किया था। ये वो इतिहास है जो हमें सिखाता है कि जालिम चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, वो एक दिन झुकता जरूर है। ये इतिहास है उन शहीदों का जिनकी शहादत को हमारे देश और हमारे देशवासी कभी भूलेंगे नहीं और उसे कभी बेकार नहीं जाने देंगे। आओ हमारे उन शहीदों को सलाम करें जिन्होंने हमें आजादी दिलाई और सलामी दें हमारे उन जाबाज जवानों को जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की, हमारे प्रजातंत्र की और हमारे अधिकारों की हिफाजत की।